Hey everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and I am going to discuss some important questions for CSIR Net Life Science Examination in the topic Animal Physiology or System Physiology of Animals 7th Unit of the Syllabus. प्रीवियस वीडियोस की तरह इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में और फिर लास्ट में कंक्लूजन कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, मतलब आंसर के बारे में। ये सारी जो भी क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से। पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं एंड एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन नॉर्मल ह्यूमन आई फॉर शार्प इमेज फॉर्मेशन ऑन द रेटिना मैक्सिमम डाइऑप्टरिक पावर इज प्रोवाइडेड बाय द, मतलब रेटिना पे जो शार्प इमेज है ये एक एकदम अच्छी वाली इमेज फॉर्मेशन के लिए किस पे, रेटिना पे हमारी आई के थ्रू सबसे ज़्यादा जो डाइऑप्टरिक पावर है, या आप इसे ऑप्टिकल पावर कहो या फोकसिंग पावर जो है, वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है सबसे ज़्यादा। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका दिसंबर 2011 में। ऑप्शंस हैं रेटिना, कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। इनमें से किससे सबसे ज़्यादा डाइऑप्टरिक पावर प्रोवाइड की जाती है, मैक्सिमम डाइऑप्टरिक पावर प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हम एक आई की बात करें, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आगे से आपका कॉर्निया होगा और पीछे से जो होगा, जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसमें रेटिना होता है। ये वाला पोर्शन रेटिना है और यहाँ से आगे कॉर्निया और फिर कुछ लेंस। लेंस कौन सा होता है यहाँ पे इमेज अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन ये लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। यहाँ से कोई इमेज अगर फॉर्म होती है तो वो रेटिना पे जाती है, रेटिना पे फोकस होता है और फिर यहाँ पीछे जो न्यूरॉन्स होती हैं वो ब्रेन तक उसको लेके जाती है। जो भी हमारी इमेज का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसको ब्रेन आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डायोप्ट्रिक पावर सबसे ज़्यादा किससे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें, किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम की अगर बात करें तो उनके पास होती है अपनी डायोप्ट्रिक पावर, यानी कि जिसे फोकसिंग पावर कहते हैं, कितना वो फोकस कर सकता है। ऐसे ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो उसकी ह्यूमन आई की जो अप्रोक्स नॉर्मल ह्यूमन आई या अडल्ट या आप कह सकते हो हेल्दी ह्यूमन आई की जो डायोप्ट्रिक पावर होती है वो अप्रोक्स 60 डायोप्टर्स होती है, अप्रोक्स 60 डायोप्टर्स। ठीक है, तो रेटिना पे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पे रेटिना का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा डायोप्ट्रिक पावर को प्रोवाइड करने के लिए। बचे कॉर्निया और लेंसेज, इनके थ्रू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, या आप कह सकते हो ये प्रोवाइड करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन आई की डायोप्ट्रिक पावर। इनमें से जो हमारा कॉर्निया है 40 डायोप्ट्रिक पावर या 40 डायोप्टर्स, डायोप्टर्स क्या है इसकी यूनिट है। ठीक है, 40 डायोप्टर्स कंट्रीब्यूट्स बाय द cornea and remaining 20 diopters contributes by the crystalline lens। जो पूरी इमेज फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसमें जो डायोप्टरिक पावर है 60 है, 60 डायोप्टर्स है एक नॉर्मल ह्यूमन आई की, उसमें से भी 40 डायोप्टर्स कंट्रीब्यूट्स होता है बाय द कॉर्निया एंड रिमेनिंग 20 डायोप्टर्स कंट्रीब्यूट्स होता है बाय द क्रिस्टलाइन लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड किसके थ्रू हो रही है, कॉर्निया के थ्रू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला, कॉर्निया वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है कॉर्निया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट वुड बी द आउटकम इफ द थीका इंटरना सेल्स वर डिस्ट्रॉयड इन अ ग्राफियन फॉलिकल। और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2013 में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अगर थीका इंटरना सेल, जो एक ग्राफियन फॉलिकल की सेल्स हैं, वो अगर प्री मैच्योर कंडीशन में, ये ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या आउटकम होगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे की प्रोसेस पे। ऑप्शंस हैं इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस, इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस, डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन सिंथेसिस इन द ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस हेमरेजिकम। इनमें से कौन सी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर लास्ट में आंसर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं थीका इंटरना सेल की, और उससे पहले ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है,
एक लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड फिल्ड कैविटी होती है जो मेमेलियन ओवरी या मेमेलियन फीमेल, जो फीमेल कंटेन करती है ओवरी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है वहाँ ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। मैच्योरेशन के बाद ये रप्चर होके ओवम रिलीज करता है। किस प्रोसेस में? जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब एग सेल। ओवम क्या है? एक एग सेल है। एग सेल का रिलीज होना किसके थ्रू? ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद। तो मैच्योर कंडीशन जब ग्रेफियन फॉलिकल गेन कर देगा मैच्योरेशन के बाद, ये क्या होगा? रप्चर होगा और उसके बाद ओवम रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये अगर ये ग्रेफियन फॉलिकल बिना मैच्योर हुए और प्री मैच्योर कंडीशन में या इमेच्योर कंडीशन में ही इसकी जो सेल है थीका इंटरना सेल, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो अगर रप्चर हो जाए तो क्या आउटकम होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्रेफियन फॉलिकल है, एक ओवल शेप का होता है। अगर आप मान लो ओवल शेप का है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना सेल। और उसके बाद वाली जो सेल्स मिलती हैं या थीका एक्सटर्ना लेयर, और इसकी सेल्स को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना सेल्स। वैसे ही इसके बाद की जो लेयर मिलती है उसको कहते हैं थीका इंटरना लेयर, और इसकी सेल्स जो होंगी उनको कहेंगे थीका इंटरना सेल्स। उसके बाद अलग से यहाँ पे ग्रेफियन जो सॉरी ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती है। ओवम की अपनी अलग, यहाँ पे अगर कहीं पे ओवम है या जिसे एक्सेल हम कह रहे हैं तो उनकी उसकी भी अलग सेल्स होती हैं। जैसे करोना रेडियाटा सेल्स हो गई, जोना पेलोसिडा सेल्स हो गई। ठीक है, तो इनकी अलग अपनी लेयर भी होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है थीका इंटरना सेल्स की। तो थीका इंटरना सेल जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट इन द सेंस आउटर मोस्ट लेयर के बाद वाली जो लेयर है उसको हम कह रहे हैं थीका इंटरना सेल्स, और आउटर मोस्ट लेयर को हम कह रहे हैं थीका एक्सटर्ना लेयर, या उनकी सेल्स को थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना सेल्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और उसके बाद वाली लेयर को थीका इंटरना। ठीक है, और उनकी सेल्स, लेयर में सेल्स तो होंगी, जो लेयर बना रही हैं वो सेल्स होती हैं, तो सेल्स को कहते हैं थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना सेल्स। दूसरा यहाँ पे एक टर्म है कॉर्पस एल्बिकेंस, इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस क्या हुआ? जैसे रप्चर होता है, जो हम ग्रेफियन फॉलिकल की बात कर रहे थे, मैच्योरेशन के बाद ओवम रिलीज करने के बाद जैसे ये रप्चर होता है तो उसके बाद होता है एक फॉर्मेशन। एक पहले तो एक ब्लड क्लॉट वाला स्ट्रक्चर बनता है, ब्लीडिंग होगी तो उसके बाद एक ब्लड क्लॉट वाला स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। ये वाला स्ट्रक्चर रप्चर के बाद का, रप्चर होने के बाद ओवम रिलीज करने के बाद का स्ट्रक्चर। उसके बाद इमीडिएट एक फॉर्मेशन होता है एक पेल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, एक पेल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसी सेल्स का होता है, ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स का बनता है, और इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, इसका मेन काम यही है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प करता है प्रेगनेंसी गेन करने के लिए, मेनली एंडोमेट्रियम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, या जो एग सेल है उसके साथ फर्टिलाइज हो जाती है स्पर्म सेल, उसके बाद क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या करेगा? आगे की प्रेगनेंसी को डेवलप करेगा, एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है और एक वाइट बॉडी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है और ये एक डीजनरेटिव फॉर्म है कॉर्पस ल्यूटियम की। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस ये हो जाएगा, या इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस। जैसे मैंने कहा कॉर्पस एल्बिकेंस कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी किसके थ्रू होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू। कॉर्पस एल्बिकेंस कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, और इसका फॉर्मेशन भी कॉर्पस हेमरेजिकम, ये तो उसके बाद है, रप्चर के बाद है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैच्योरेशन से पहले ही अगर थीका इंटरना सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए तब क्या होगा? तो पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि थीका इंटरना सेल काम क्या करती है। थीका इंटरना सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टीरॉइड्स दैट डिफ्यूज इनटू द नेबरिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड हेल्प्स इन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। ये मेन काम क्या करती है? अगर हम डायरेक्टली देखें तो इसका मेन काम है ईस्ट्रोजन सिंथेसिस का। और ये ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? उसकी नेबरिंग सेल्स, जिसको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, यहाँ से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन।
तो ग्रैन्युलोसा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है ईस्ट्रोजन सिक्रीशन के लिए, और इसका सिंथेसिस किसके थ्रू होता है? बाय द थीका इंटरना सेल्स। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ईस्ट्रोजन जो सिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? डिक्रीज ईस्ट्रोजन सिंथेसिस इन द ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स से सिक्रीट भी होता है, सिंथेसिस भी यही होता है, और किसके थ्रू होता है? इसको सिंथेसिस करने के लिए स्टिमुलेट करता है थीका इंटरना सेल्स। ठीक है, ये क्या होती है? प्रोड्यूसिंग, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्टीरॉइड्स। और एक जो हम ईस्ट्रोजन की बात करें तो ईस्ट्रोजन भी एक स्टीरॉइड है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला, डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन सिंथेसिस इन द ग्रैन्युलोसा सेल्स। अगर थीका इंटरना सेल पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो ईस्ट्रोजन सिंथेसिस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और ये डिक्रीज हो जाएगा, सिंथेसिस होना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 हीम ग्रुप्स कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन, O2 इज ऑक्सीजन। द रिएक्शन ऑफ HB and O2 आर शोन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्टेस्ट? इनमें से कौन सी रिएक्शन कह रहा है फास्टेस्ट होगी? किसके लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ये जो है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनने में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी होगी इन चारों में से? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2014 में। तो इसके पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें उससे पहले हमको थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में जानना ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन एक मेन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, और ये मिलती है हमारी आरबीसीज जो सेल्स होती हैं उनमें। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल का। इसमें हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कंटेन करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि नॉन कोवेलेंटली बाउंड होती है। ठीक है, ये 4 इनमें से एक होती है बीटा चेन, बीटा 1 एंड बीटा 2, एंड दूसरी वाली जो चेन होती है वो होती है अल्फा चेन, ये वाली अल्फा 1 एंड अल्फा 2। 4 चेन्स होती हैं, और ये 4 चेन कंटेन करती है कोफैक्टर को, जो है हीम ग्रुप। ये बीच वाला जो ग्रुप है ये है हीम ग्रुप, और ये कंटेन हीम ग्रुप में भी आयरन होता है, और यहाँ पे मेन साइट होती है ऑक्सीजन के बाइंड होने की। जो हीम ग्रुप है इसमें जो आयरन है, द हीम ग्रुप हैज़ एन आयरन एटम इन द सेंटर। आयरन इज द मेन कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होती है? जहाँ पे आयरन होता है। तो 4 हीम ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट कितनी हुई? 1, 2, 3 एंड 4। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे हीमोग्लोबिन का। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनना है तो उसमें हीमोग्लोबिन की 2 स्टेट होती है। एक होती है टॉट स्टेट जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी स्टेट, और दूसरी होती है रिलैक्स स्टेज और आर स्टेज। ठीक है, 2 स्टेट में होता है हमारा हीमोग्लोबिन, 2 स्टेज होती है इसकी। तो सबसे पहले जो टी स्टेट है, मतलब इस स्टेट में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो टाइटली बाइंड होता है, मतलब टॉट स्टेट बोल रहे हैं तो टाइटली बाइंड है। इस कंडीशन में जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की, वो सबसे लो कंडीशन में होती है, 0 नहीं होती है लेकिन लो होती है। मतलब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो आसानी से यहाँ अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ पहले इसकी एफिनिटी कम है टॉट स्टेट में। फिर क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ही ट्रांसपोर्ट होना है, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या करता है, अंदर इंट्रोड्यूस होता है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो जब पहला वाला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्शन सबसे लो होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉट स्टेट में है और फर्स्ट वाले को इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की यूज़ होती है। तो ऑक्सीजन का पहला मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी तरीके से बाइंड हो गया फर्स्ट वाले, जो यहाँ पे फर्स्ट साइट है ऑक्सीजन के बाइंड होने की, कोई भी आप फर्स्ट मान लो। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब बाइंड हो गया, फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसके लिए एफिनिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, मतलब ये टॉट स्टेट जो है वो रिलैक्स वाली स्टेट की ओर बढ़ रही है। अब ऑक्सीजन की जो
एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में जो दूसरा वाला आएगा उसको थोड़ी आसानी होगी कंपैरेटिव टू फर्स्ट वन। पहले वाले के मुताबिक अगर हम देखें तो दूसरे वाले को आसानी होगी बाइंड होने के लिए या इंट्रोड्यूस होने के लिए, अपनी साइट में जाने के लिए, तो दूसरा मॉलिक्यूल थोड़ी आसानी से चले जाएगा। फिर तीसरे वाले के लिए और आसानी हो जाएगी, ये और रिलैक्स वाली कंडीशन की ओर चले जाएगा, तो तीसरे वाले को और आसानी होगी। और ऐसे करते करते जो फोर्थ वाला होगा, जो फोर्थ वाला मॉलिक्यूल आएगा ऑक्सीजन का, उसको सबसे ज़्यादा आसानी से इंट्रोड्यूस करने में, मतलब वो सबसे ज़्यादा आसानी से यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप पे ये रिलैक्स वाली कंडीशन में चले गया है। तो फोर्थ वाले को सबसे ज़्यादा आसानी से इंट्रोड्यूस होने में आसानी होगी और सबसे ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए फोर्थ वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, जो फोर्थ वाला मॉलिक्यूल आएगा उसके लिए रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें से 4 रिएक्शन हमको दी गई है, जिसमें फर्स्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम, मतलब जो पहला मॉलिक्यूल आया वो बाइंड होके यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनाया है। तो ये वाला सबसे पहला वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा, टॉट स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो रिएक्शन होगी, लोवेस्ट रिएक्शन, स्लोवेस्ट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला आएगा उसके लिए एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसको थोड़ी आसानी से होगा, ये थोड़ी आसानी से इंट्रोड्यूस होगा। थर्ड वाले को थोड़ी और सबसे ज़्यादा जो लास्ट वाला है उसके लिए रिलैक्स वाली कंडीशन में होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा हीमोग्लोबिन, और उसकी एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जो लास्ट वाला जो रिएक्शन होगी वो सबसे फास्टेस्ट होगा, तो सबसे पहले वो सबसे आसानी से इंट्रोड्यूस हो पाएगा, फोर्थ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी वाली रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होगी। अगर हमको सबसे स्लोवेस्ट पूछता तो फर्स्ट वाला होता। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? इनमें से कौन से वायरसेस हेल्प करते हैं और मेन कॉज होते हैं किसके? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस का मतलब है आपका वॉमिटिंग, डायरिया वाली कंडीशन, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल पे इफेक्ट करता है, वो वाली कंडीशन। और वो भी किसकी वजह से हो रहा है? क्या कर रहे हैं ये? कंटेमिनेट कर रहे हैं वाटर को दूषित कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर हम दूषित वाटर को या दूषित जल को अगर हम लेते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस होगी। ठीक है, तो कौन से वायरस हैं? ऑप्शन है आपके पास नॉरो वायरस, पोलियो वायरस, रोटा वायरस, ROTA है। ठीक है, ROTO नहीं है, ROTA, रोटा वायरस, ROTA, रोटा वायरस, फाइलो वायरस। इनमें से कौन सा वायरस हेल्पफुल है? हेल्पफुल मतलब कौन सा वायरस कॉज करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस को ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2015 में। तो अगर पहले हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस की बात करें, और इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो गैस्ट्रो इंटेराइटिस, इज यूजुअली कॉज्ड बाय द वायरसेस, हाउएवर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंगस कैन ऑल्सो कॉज द गैस्ट्रो इंटेराइटिस। ये वाली जो डिजीज़ है वो फंगस, पैरासाइट और जो बैक्टीरिया है वो भी क्या करते हैं? कॉज करते हैं। मेनली अगर वायरसेस की बात करें तो चिल्ड्रन में रोटा वायरस, ROTA, रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज। जो इंटेस्टाइनल डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस एक ही बात है, उसकी जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में रोटा वायरस इसके लिए मेन कॉज है, और अडल्ट में नोरो वायरस और कैम्पाइलोबैक्टर भी। ये क्या करते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज करते हैं, वॉमिटिंग और डायरिया वाली कंडीशन बाय द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों नोरो वायरस एंड रोटा वायरस। चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो उनमें रोटा वायरस कॉज करता है और अडल्ट में नोरो वायरस। तो इनमें से आप यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रखा है कि चिल्ड्रन में है या अडल्ट में है, तो आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हो, या तो नोरो वायरस या तो रोटा वायरस, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक को अगर चूज़ करना है तो एक को चूज़ कीजिए। अगर क्वेश्चन में
दोनों को करने के लिए ऑप्शन है कि इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोनों को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द एस वेव ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईसीजी ऑरिजिनेट्स ड्यू टू। नॉर्मल ईसीजी की अगर हम बात करें तो उनमें एस वेव जो है एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे ईसीजी मशीन में। तो ये किसके थ्रू, जो एस वेव है वहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो एस वेव है वो किसके थ्रू, ईसीजी में किसके थ्रू ऑरिजिनेट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका जून 2015 में। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेप्टल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से, लेट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स मूविंग बैक टूवर्ड्स द एवी जंक्शन इसकी वजह से, लेफ्ट टू राइट सेप्टल डीपोलराइजेशन की वजह से, और रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम इसकी वजह से। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट वाले वीडियो में, वहाँ पे भी एक ईसीजी वाला क्वेश्चन था। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम है ये इसकी एफिनिटी कम होने की वजह से ईसीजी जो मशीन है वो इसे क्या नहीं कर पाती है, इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। जो रीपोलराइजेशन का टाइम है या रीपोलराइजेशन होता है उसकी वेव को ये रिकॉर्ड नहीं कर पाती है एफिनिटी कम होने की वजह से। इसलिए हमको ईसीजी में कोई भी वेव आपको ये डिनोट करते हुए नहीं दिखेगी कि रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। ठीक है, वहाँ पे डीपोलराइजेशन की वेव आती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फिर टी वेव है, ऐसे कुछ बात की थी ईसीजी की। जैसे ये नॉर्मल ईसीजी है, यहाँ पे पी वेव जो है ये शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये शो करता है हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव शो करती है द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो एस वेव है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे का ये क्या शो करता है, तो ये सारा अगर हम इसकी बात करें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, यहाँ से क्यू से स्टार्ट होगा, आर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एट द टॉप, और उसके बाद नीचे एस ये भी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का टाइम है। तो ये रिलेटेड होगा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन है टॉप पे है तो वहाँ पे वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन जो मेन मास होगा वेंट्रिकल्स का वो क्या होगा, डीपोलराइज्ड होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा एट द टॉप जहाँ पे आर आपको दिख रहा है, आर वेव। फिर यहाँ नीचे नीचे करते करते ये लास्ट लेट जो स्टेट होगी, लेट स्टेज का मतलब जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहा होगा, लास्ट वाली कंडीशन में जा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सिएशन वाली कंडीशन आ रही होगी, उस वाले टाइमिंग का होगा ये एस वेव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, जो एस वेव है, एस वेव रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन इन परकिंजे फाइबर्स। अब जो अगर हम हार्ट का एक शेप देखें, यहाँ पे अगर वेंट्रिकल्स को उनको मान लें तो वेंट्रिकल्स में जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे एवी बंडल होता है, एस एस जो एसए नोड है एवी नोड्स हैं, और उसके बाद परकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो परकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स में लास्ट वाले पोर्शन में होते हैं। तो जो परकिंजे फाइबर्स हैं इनमें जो डीपोलराइजेशन की कंडीशन है वो एस वेव रिप्रेजेंट करता है। सो द एस वेव जनरेट्स ड्यू टू द लेट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल। लेट डीपोलराइजेशन को शो करेगा, जो मेन मास का डीपोलराइजेशन है वो शो होगा आर वेव के थ्रू। उसके बाद जो बचा कुचा लास्ट टाइम पे डीपोलराइज हो रहा होगा और रीपोलराइजेशन की कंडीशन की ओर बढ़ रहा होगा, जो लेट डीपोलराइजेशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस वेव रिप्रेजेंट करेगी, या उसके थ्रू क्या होगा, एस वेव जनरेट होगी। ठीक है, एस वेव किसकी वजह से शो हो रही है, द लेट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन को अगर हम देखें, लेट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल मूविंग बैक टूवर्ड्स द एवी जंक्शन। लेट तरीके से फिर वो वापस से एवी जंक्शन की ओर ये जो वेव है वो क्या कर रही है, वहाँ पे मूव हो रही है। तो एश वेव किसकी वजह से जनरेट हो रही है, द लेट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स। वेंट्रिकुलर वॉल के लेट डीपोलराइजेशन की वजह से एस वेव जनरेट हो रही है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें सेप्टल एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बात हो रही है। सेप्टल मतलब ये जो सेप्टम यहाँ पे है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में। तो एस वेव लास्ट वाला पोर्शन है, एस वेव लास्ट वेव है आर। अगर हम आर कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये क्या है,
ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, जिसमें मेन मास का डीपोलराइजेशन यहाँ पे शो होता है। फिर जो लास्ट में बचा लेट डीपोलराइजेशन, या जो अंतिम चरण का जो डीपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल्स का, वो शो होगा किसके थ्रू? एस वेव के थ्रू। तो एस वेव किसकी वजह से जनरेट होगी? लेट डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स, उसकी वजह से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।